हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से इम्पल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम की स्टडी करेंगे। इम्पल्सिव, व्हाट इज इम्पल्सिव फोर्स? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करती है, उसमें लीनियर मोमेंटम में चेंज करती है, तो वो लार्ज फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। सपोज अगर फोर्स F is applied for small time delta t to produce finite change in momentum of the object, then this force F is called impulsive force। अगर स्मॉल टाइम के लिए कोई फोर्स अप्लाई की जाती है किसी ऑब्जेक्ट पर, कोई फिनिट चेंज इन मोमेंटम लाने के लिए, तो उस फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। इम्पल्स, व्हाट इज इम्पल्स? जो लार्ज फोर्स हमने अप्लाई की है फॉर ए स्मॉल टाइम टू चेंज फिनिट मोमेंटम ऑफ द बॉडी, then this large force multiplied by the time for which this small time for which this force was applied is called impulse। यानी कि impulse is equal to impulsive force multiplied by time of application। इस फोर्स को कितने समय तक हमने अप्लाई किया, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स अगर आई है, इम्पल्सिव फोर्स F है, तो F इंटू डेल्टा टी, टी टाइम है। इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है। जिस फोर्स, जो इम्पल्सिव फोर्स होती है, उसी की डायरेक्शन इम्पल्स की होती है। अगर इम्पल्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है, तो टी डी टी हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इम्पल्स जो है, इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, and direction of I of impulse is equal to direction of impulsive force। SI unit of I impulse is equal to unit of force into unit of time। इसको लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड, या न्यूटन सेकेंड को अगर हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, तो ये कन्वर्ट होता है केजी मीटर सेकेंड की पावर -2 इंटू सेकेंड।
ये हो जाता है kg मीटर सेकंड की पावर -1। इसकी जो डायमेंशन होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू ml t की पावर -1। ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है। रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स। लीनियर मोमेंटम p dp बाई dt इक्वल टू होता है p के f के, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू f, और इम्पल्स होता है f इंटू डी टी। तो f की वैल्यू हम रख दें डी पी बाई डी टी इंटू डी टी इंटीग्रेशन, तो I हो जाता है डी पी का इंटीग्रेशन। अगर इनिशियल मोमेंटम P1 है और फाइनल मोमेंटम P2 है dP, तो दिस विल कम P2 माइनस P1। तो चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। इसको हम, अगर फाइनल वेलोसिटी v है और मास m है और इनिशियल वेलोसिटी v1 है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं mv2 फाइनल मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, या m v2 माइनस v1 वेक्टर, या इसको ऐसा भी I इस रूप में भी लिख सकते हैं m डेल्टा v वेक्टर। तो रिलेशन हुआ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। मेजरमेंट ऑफ इम्पल्स बाय ग्राफिकल मेथड। जब कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, जब कांस्टेंट फोर्स लगती है उस टाइम हम इम्पल्स कैसे कैलकुलेट कर दें। अगर कांस्टेंट फोर्स होगी, मान लिया T1 और T2 टाइम, दो पीरियड हैं, T1 T2 के बीच में हमें इम्पल्स देखना है, तो ग्राफ T1 और T2 का जब कांस्टेंट होगा तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, जिसका ये F, अगर इधर हम फोर्स लें, फोर्स, और इधर हम टाइम लें, दिस इज T1, दिस इज T2, तो A B C D। तो इम्पल्स T1 T2 के बीच में होगा, इम्पल्स will be F इंटू डेल्टा T, या F इंटू T2 माइनस T1, या ये एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ABCD रेक्टेंगल का हो, उसका जो एरिया होगा दैट विल बी द इम्पल्स बिटवीन T1 to T2। व्हेन वेरिएबल फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स वेरी हो रही है तो ग्राफ कुछ इस तरह का T1 और T2 के, मान लिया कुछ ग्राफ इस तरह का आता है, दिस इज T1 T2, इधर हमने टाइम लिया है, और ये इस साइड में FM।
तो इम्पल्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी T1 टू T2। ये एरिया, तो एरिया बिटवीन एफ टी ग्राफ एंड टी एक्सिस। तो एफ टी ग्राफ ये एफ टी ग्राफ है, दिस इज एफ टी ग्राफ। तो एफ टी ग्राफ और टी एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा वो इम्पल्स कहलाएगा। इस तरह से इंटीग्रेशन कर हम जो है इम्पल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है जो इम्पल्स की एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। अगर कोई फोर्स F एक्ट कर रही है 4 टाइम डेल्टा टी, तो F का इफेक्ट सेम इम्पल्स के लिए, F का इफेक्ट कम करने के लिए हम डेल्टा टी को अगर इंक्रीज कर दें तो F का इफेक्ट हमें जो महसूस होगा वो कम हो जाएगा। इसी का हम सदुपयोग करते हैं। जैसे ए क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग ए बॉल। जब क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करता है, जैसे बॉल उसके पाल में आती है तो अपने हाथों को नीचे की तरफ कर देता है। इट मीन्स कि जो इम्पल्स है या चेंज इन मोमेंट, जो उसके मोमेंटम है उसके में टाइम वो इंक्रीज कर देता है। टाइम इंक्रीज कर देगा तो एफ का इफेक्ट आई इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, जहाँ आई कांस्टेंट है तो आई को कांस्टेंट रखने के लिए हम डेल्टा टी को इंक्रीज कर देते हैं, उसके हाथ में जो इंजरी नहीं होगी। व्हेन ए पर्सन फॉल्स ऑन ए सर्टेन हाइट ऑन ए सीमेंटेड, अगर सीमेंटेड फ्लोर पर कुछ ऊंचाई से गिरेगा, मान लिया एक सीमेंटेड फ्लोर है, क्योंकि सीमेंटेड फ्लोर यील्ड नहीं होगा, नीचे नहीं जाएगा, अगर पर्सन यहाँ से गिरता है तो इसको चोट अधिक लगेगी, क्योंकि डेल्टा टी को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इसी कोई क्वेश्चन डाल देते हैं हम इस पर, या सैंड का फ्लोर बना देते हैं, सैंडेड या कुशन फ्लोर पे डाल देते हैं, तो क्योंकि वो यील्ड हो जाता है, नीचे दब जाता है, तो डेल्टा टी इंक्रीज हो जाएगा। इम्पल्स कांस्टेंट है तो एफ कम हो जाएगा, एफ का इफेक्ट कम होगा, चोट कम लगेगी। जो चाइना वेयर्स हैं, जो हमारे बर्तन हैं चीनी मिट्टी के या कांच के, उनको हम जब पेपर में या स्ट्रा पीसीज में रैप कर देते हैं, जब वो अगर छूट जाए हमारे यहाँ से फर्श पे गिरें, तो क्योंकि उनके बीच में पेपर है, जो फ्लोर और चाइना वेयर के बीच में, जो कुशन का काम करता है और डेल्टा टी को इंक्रीज़ कर देता है, एफ का इफेक्ट कम हो जाता है और वो बर्तन हमारा ब्रेक नहीं होता है। जो कार्स हैं या स्कूटर्स हैं या बस है या ट्रक है, उसमें हम सोकर्स का यूज़ करते हैं। सोकर का भी वही पर्पज़ है कि जब हमें कोई इम्पल्स, जैसे हम स्पीड ब्रेकर पर जा रहे हैं तो एकदम झटका लगता है, तो उसको फोर्स के इफेक्ट को कम करने के लिए कुशन जो है डेल्टा टी टाइम पीरियड को बढ़ा देता है, जिससे हमें फोर्स का इफेक्ट कम होता है। इसी तरह से जो बॉगीज हैं, ट्रेन की बॉगीज हैं, उनके संटिंग के टाइम जर्क से बचाने के लिए बफर्स का यूज़ करते हैं। दो, अगर ये एक बोगी है, ये दूसरी बोगी है इधर, तो यहाँ पे हम बफर्स का यूज़ करते हैं। जब ये दोनों बोगी एक दूसरे से टच करेंगी तो इसमें जर्क ना लगे, तो ये बफर अंदर चला जाएंगे जब इसे टकराएंगे और उस टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण जर्क हमें महसूस नहीं होता है, कम महसूस होता है।
जो क्रिकेट बॉल है, अगर सेम स्पीड से टेनिस बॉल आ रही है और सेम स्पीड से क्रिकेट बॉल आ रही है, तो क्रिकेट बॉल को पकड़ना ज़्यादा टिपिकल होता है, डिफ़िकल्ट होता है टेनिस बॉल की अपेक्षा। तो मास ऑफ क्रिकेट बॉल इज़ मोर देन टेनिस बॉल, टेनिस बॉल के मास से ज़्यादा होता है। वेलोसिटी सेम है, तो mv, अगर इसका मास m है और वेलोसिटी v है, और टेनिस बॉल की अगर मास m1 है और वेलोसिटी v1 है, तो जो क्रिकेट बॉल का mv होगा, जो मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम होगा, वो टेनिस बॉल से अधिक होगा। लीनियर मोमेंटम को हमें जब कैच करेंगे तो जीरो करना है, यानी कि इम्पल्स, इसका इम्पल्स ज़्यादा होगा, चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होगा, और टेनिस बॉल का चेंज इन मोमेंटम कम होगा। तो जिसका ज़्यादा होगा चेंज इन मोमेंटम यानी कि इम्पल्स, उसको पकड़ने में हमें ज़्यादा दिक्कत होगी, डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए क्रिकेट बॉल को पकड़ने में, कैच करने में हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है देन टेनिस बॉल। जब दो व्हीकल हेड ऑन कोलिजन होता है, जब आपस में टकराते हैं, तो क्योंकि वो स्पीड में चल रहे होते हैं, दोनों का एक मास होता है, वेलोसिटी होती है, तो दोनों का चेंज इन मोमेंटम जब वो टकराते हैं, तो क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है जब टकराते हैं, तो एफ का इफेक्ट बहुत अधिक होता है, और इसलिए उसको डैमेज हो जाती है गाड़ी। जब कोई एथलीट रेस लगाता है, तो उसको जब रेस पूरी हो जाती है, तो ये कहा जाता है कि धीरे धीरे करके, एकदम ना रुक के धीरे धीरे करके रुकिए। उसका भी वही पर्पज़ है, क्योंकि उसका एक मोमेंटम होता है, और उस मोमेंटम को उसको जीरो करना होता है। तो जीरो में अगर जितना टाइम वो बढ़ाएगा, उतना ही उसको फोर्स का इफ़ेक्ट कम महसूस होगा, इसलिए वो धीरे धीरे करके ही रुकता है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ बॉडीज, जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस से वो फ्री हो, तो उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम the vector sum of linear momentum of all bodies is always constant. Conserved is not affected due to their mutual action and reaction. अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो उन बॉडीज़ का में जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा। उसके बीच में जो एक्शन और रिएक्शन है, उसका कोई इफेक्ट उसके मोमेंटम पर नहीं होगा। मान लिया कोई एक बॉडी है ए और दूसरी बी। ए का मास m1 m2, इसका इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू pa, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी इज इक्वल टू pb। अब ये किसी वेलोसिटी से जा रहे थे, ये आपस में टकरा जाते हैं। ए बी टकराने के बाद ये अलग अलग हो जाते हैं। दिस इज ए एंड दिस इज बी। इसका फाइनल मोमेंटम हो जाता है पी ए डैश, और इसका फाइनल मोमेंट हो जाता है पी बी डैश।
या हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम of A is equal to P dash PA dash and final momentum of B is equal to PB dash. तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ A is equal to P फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम इन B फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब जब ये दोनों कोलाइड हुए ए और बी, मान लिया ये कांटेक्ट में रहे डेल्टा टी टाइम तक, ये ए है, दिस इज बी। कांटेक्ट टाइम is equal to delta T, force on A by B, मान लिया इसको हम एफ ए बी से डिनोट करें, एफ ए बी है, और फोर्स ऑन बी बाई ए, उसको हम एफ बी ए से डिनोट करें। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स या इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अगर इम्पल्स ऑन ए एफ ए बी इंटू डेल्टा टी is equal to change in momentum of A. Equation number 1. या इसको हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो एफ ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश माइनस पी ए अपॉन डेल्टा टी। impulse on B F B A into delta T is equal to change in momentum of B। डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया हमने तो एफ बी ए इज इक्वल टू बी माइनस पी बी अपॉन डेल्टा टी। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो कहता है कि एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन। तो एफ ए बी एक्शन इज इक्वल टू इट्स रिएक्शन माइनस का, या हम वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से वैल्यूज पुट कर देंगे तो पी ए माइनस पी ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू पी बी डैश माइनस पी बी अपॉन डेल्टा टी, और ये माइनस डेल्टा टी से डेल्टा टी क्रॉस हो गया तो पी डैश ए माइनस पी ए, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे पी बी माइनस प्लस पी बी।
तो ये आ जाता है P डैश A प्लस P डैश B इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये है सम ऑफ लीनियर मोमेंटम after collision, and this is sum of linear momentum before collision। इस तरह से हम देखते हैं कि कोलिजन का कोई इफेक्ट नहीं है और मोमेंटम जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, रिकॉइल ऑफ ए गन। सपोज मास ऑफ गन कैपिटल M है, मास ऑफ बुलेट स्मॉल m है, और इनिशियली दोनों रेस्ट में हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन एंड बुलेट is equal to 0। तो इनिशियल मोमेंटम सम ऑफ m into 0 plus small m into 0, दिस विल बी 0। मान लिया जब हम गन से बुलेट छोड़ते हैं तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू v1 वेक्टर और वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू v2 वेक्टर। तो फाइनल मोमेंटम सम ऑफ फाइनल मोमेंटम सम ऑफ फाइनल मोमेंटम m v1 प्लस कैपिटल M v2। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम m v1 प्लस m v2 विल बी 0 और m v2 इज इक्वल टू माइनस m v1 या v2 इज इक्वल टू माइनस m अपॉन m v1। तो माइनस साइन, जो इसका माइनस साइन है, ये शो करता है कि गन जो है बुलेट की अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉल करेगी, और क्योंकि बुलेट का मास कम होता है कंपेरेटिव टू गन, तो ये v2 कंपेरेटिव टू v1 स्मॉलर होगा। वाइल फायरिंग ए गन वी मस्ट हेल्ड टाइटली टू द शोल्डर। जब हम शोल्डर से टच करेंगे तो जो m हमने अभी इसमें लिया है, तो गन और हमारा मास ऐड हो जाएगा और रिकॉइल वेलोसिटी हमारी कम होगी, जिससे हमें जो शॉक लगेगा, झटका लगेगा, वो कम होगा। फ्लाइट ऑफ ए रॉकेट एंड जेट प्लेन्स, जो फ्लाइट ऑफ रॉकेट है, अगर कोई रॉकेट है तो उसमें क्या होता है, यहाँ से गैस एग्जॉस्ट करती है, तो इसका अगर जो मोमेंटम होगा, क्योंकि ये गैस विपरीत दिशा में, अगर ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे मान लिया v1 है, तो ये
इसका m है और मास लॉस हो रहा है m से, तो v2 अगर ये ऊपर को रिकॉल करेगी v2, तो v2 इंटू m प्लस एम वी वन इज इक्वल टू सपोज 0, तो v2 इज इक्वल टू माइनस एम वी वन बाई एम। तो ये जो हमारी गैस एग्जॉस्ट कर रही है उसके विपरीत दिशा में हमारा जो है रॉकेट या जेट प्लेन जाएगा। तो गैस टुवार्ड्स अर्थ एग्जॉस्ट करती है, तो रॉकेट जो है हमारा ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लाइट करेगा। व्हेन ए मैन जंप्स ऑफ द बोट टू शोर, मान लिया एक बोट है, इसमें कोई आदमी इनिशियली ये कोई वेलोसिटी नहीं है और यहाँ से एक मैन बाहर कूद जाता है, तो इसका जो रिएक्शन होगा, कि कंजर्वेशन होगा, इसका मोमेंटम इस दिशा में होगा, तो ये बोट विपरीत दिशा में जाएगी। एक्सप्लोजन ऑफ द बॉम्ब, अगर बॉम्ब को हम ड्रॉप किया, मान लिया वर्टिकली डाउन नीचे गया और ये ब्लास्ट कर गया, तो इसके जो टुकड़े होंगे, पीसीज होंगे, वो अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें वर्टिकली तो इसका मोमेंटम होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली कोई वर्टिकल मोमेंटम नहीं होगा। तो ये जो है जो हॉरिजॉन्टली मोमेंटम होंगे वो कंजर्व्ड होंगे और उनका वेक्टर सम 0 होगा। इसी तरह से अगर कोई अर्थ पर रखा, ये ब्लास्ट कर गया, तो इसकी जो पीसीज होंगे वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी स्प्रेड करेंगे, तो जो हॉरिजॉन्टली मोमेंटम होगा, मतलब ओवरऑल मोमेंटम इसका कंजर्व्ड होगा और वो 0 के इक्वल होगा। और अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में देखें तो हॉरिजॉन्टल जितने भी हॉरिजॉन्टल पीसीज होंगे उनका जो मोमेंटम अगर हम एक्युमुलेट करेंगे तो वो वेक्टर सम करेंगे तो वो 0 होगा। और इस तरह से वर्टिकली डायरेक्शन में जो पीसीज जाएंगे वो उनका भी जो वेक्टर सम होगा मोमेंटम का वो 0 होगा। अब पर्सन, अगर एक आदमी किसी फ्रिक्शनलेस उस पर खड़ा है, मान लिया ये आदमी है और ये फ्रिक्शनलेस है सरफेस, तो इसको अगर यहाँ से अपने को मूवमेंट कराना, मान लिया इस डायरेक्शन में मूवमेंट कराना, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में या तो अपने हवा जो है अपने मुंह से जो है हवा बाहर को फेंके, ब्लो करे, और या विपरीत डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट अगर फेंकेगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि इसका इनिशियल मोमेंटम जो भी ऑब्जेक्ट है और मैन का वो इनिशियली 0 है। और अगर हमने ऑब्जेक्ट इस दिशा में फेंका तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम राइट साइड में है, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि 0 ही होगा इनका सम जो है मैन का और ऑब्जेक्ट का, तो वो मैन ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में को मूव करेगा। अब ये क्वेश्चन है AIPMT 2011 का। ए बॉडी मास m hits normally a rigid wall with velocity v and bounces back with the same velocity. The impulse experienced by the body is 1.5 mv, 2 mv, 0 and mv। एक ये वॉल है, इससे हमने एक मास m की बॉडी इसके वर्टिकली हिट की, ये m मास है v वेलोसिटी से, और यही हिट बैक वापस आ जाती है v वेलोसिटी से। तो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम अगर हम इस साइड की को प्लस लें, लेफ़्ट टू राइट, और राइट टू लेफ़्ट को अगर माइनस लें, तो इनिशियल मोमेंटम होगा इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम होगा
m इंटू माइनस v यानी कि माइनस एम वी। तो चेंज इन मोमेंटम is equal to final momentum minus initial momentum फाइनल है माइनस एम वी माइनस एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी इज इक्वल टू माइनस 2mv। तो इम्पल्स है, इम्पल्स होता है इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस 2mv और इसका मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2m मैग्नीट्यूड। तो 2mv विल बी द इम्पल्स। तो ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट है AIPMT 2010। A man of 50 kg mass is standing in a gravity-free space at a height of 10 meter above the floor. He throws a stone 0.5 kg mass downwards with a speed of 2 meter per second. When stone reaches the ground floor, the distance of the man above the floor is 9.9 meter, 10.1 meter, 10 meter and 20 meter. यहाँ पे कोई मैन है, इसकी हाइट है 10 मीटर। इसने कोई एक स्टोन 0.5 kg का 0.5 kg और स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड। मैन का मास मान लिया कैपिटल एम है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैन एंड स्टोन, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, सम ऑफ इज इक्वल टू 0। अब मान लीजिए मैन की फाइनल वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू v। मान लिया हम डाउनवर्ड साइड को प्लस का लेते हैं, तो फाइनल सम ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ मैन एंड स्टोन वो होगा एम वी प्लस 2 इंटू 0.5 और ये इक्वल होगा इनिशियल मोमेंटम के 0। तो m है हमारा 50 v प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 50v इज इक्वल टू -1, v इज इक्वल टू 1/50 माइनस मीटर पर सेकेंड। तो ये है माइनस, माइनस मीन्स हमने पॉजिटिव माना डाउनवर्ड को, तो दिस वेलोसिटी इज अपवर्ड, v इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो स्पेस है वो है ग्रेविटी फ्री, ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं है।
और ये मैन इट मीन्स कि ऊपर की तरफ जाएगा 1/50 मीटर पर सेकेंड से। तो बॉल को ये जब बॉल रीचेज द फ्लोर, जब बॉल फ्लोर पर रीच करती है तब ये मैन की हाइट कितनी होगी, किस डिस्टेंस फ्रॉम मैन एंड फ्लोर। तो टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच फ्लोर, हाइट है, डिस्टेंस है 10 मीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 10 मीटर और स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा 5 सेकेंड में वो नीचे जाएगा। और आज मैन जो है ऊपर की साइड में 5 सेकेंड में कितना, डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इन 5 सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो होगा 5 इंटू 1/50 इज इक्वल टू 0.10 मीटर। अब फ्लोर से डिस्टेंस इनिशियली फ्लोर से 10 मीटर ऊपर था और यहाँ पे इनिशियली था 10 मीटर और 5 सेकेंड में वो 1 मीटर और ऊपर चला गया। तो डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम फ्लोर वो होगी 10 प्लस 0.10 मीटर इज इक्वल टू 10.10 मीटर। ये डिस्टेंस होगी मैन और फ्लोर के बीच में। तो दिस इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास रॉकेट, स्प्रिंग फोर्स, apparent weight of a man in a lift and or elevator. Thank you.